बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जो हमने आज लेक्चर जो हमने देखना है वो टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हम इसमें देखेंगे कि हम कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं सबसे पहले वो क्या कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने उनको एनालाइज किस तरह से करना है, एनालिसिस किस तरह से करना है। वो हमारे कौन से पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट भी करनी है, हमने अपनी परफॉर्मेंस देखनी है और डिफरेंट जो है हमारे वहाँ पे सोर्स हो सकते हैं जिसके लिए हम वो कर रहे होंगे। ठीक है, सॉरी। अब इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम जो इस चैप्टर में चीज़ें कवर करेंगे वो हमने पहले देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी है वो हम देखेंगे। उसके बाद है पॉसिबल फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, हम एनालिसिस के लिए कौन सा पॉसिबल फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं या करेंगे। उसके बाद है हमारा रेशियो एनालिसिस, हम एक्चुअल जो हमारा पर्पस होगा इस चैप्टर का वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारी उसकी ग्राउंड थ्योरी हम देखेंगे कि उसको हमने किस तरह से एनालाइज करना है। ठीक है, जहाँ पे हम डिफरेंट तरह के रेशियोज़ देखेंगे, कौन कौन सी रेशियोज़ हैं, हम उन्हें किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए कौन सी रेशियो यूज़ हो रही है, हम उसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस है। ट्रेंड एनालिसिस में हम देखेंगे हमारा पिछले सालों का ट्रेंड क्या चल रहा है, हमारी परफॉर्मेंस क्या जा रही है। ये ना हमारी हम कहें कि इस साल हमारी परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन हम कंपेयर करेंगे, अपने साथ भी कंपेयर करेंगे। उसके बाद फिर हम इंडस्ट्री एवरेज के साथ या दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे कि उनका ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके बाद कॉमन साइज एंड इंडेक्स एनालिसिस हम लास्ट पे करेंगे। इसमें मोस्टली हम जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम ट्राई करेंगे कि ये जो चीज़ें हम उसे एक्सेल पे ट्राई करें ताकि हमारे लिए ईजी हो। ये जो ट्रेंड एनालिसिस है या कॉमन साइज एंड इंडेक्स एनालिसिस है ये हम बेसिकली करेंगे ही एक्सेल पे, लेकिन आपको मैं मैनुअल बता दूंगा इसका प्रोसीजर क्या होता है करने का। ठीक है, आपको ताकि पता हो कि हम किस तरह से इसको करते हैं। ठीक है, मैनुअली भी आपको आइडिया हो। तो हम जाते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ। हमारा है हम जो ये स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हैं इसके जो हमारे हैं यूज़र कौन कौन से। अब उसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल यूज़र। एक तो एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं, जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है या विद इन कंपनी के नहीं है, वो हमारे एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे यूज़र हैं जो इसे यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं आपके, फोकस ऑन लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। क्रेडिटर कौन होते हैं, जो आपको उधार देते हैं। उन्होंने क्या देखना होता है कि क्या आप उनको पे बैक कर सकेंगे, वो इस चीज़ के लिए चेक करेंगे। अब देख सिंपल सी बात है, मैं अपने एक दोस्त को, मेरा दोस्त शाह चले बैंक में करता है, मैंने अगर उसको पैसे उधार देने हैं, मैं क्या देखूंगा कि भाई यार जरा बंदा मैंने पैसे तो दे रहा हूँ लेकिन कि मैं वापस लबन के एनो में मेरे पैसे डूब जाए, ये चीज़ चेक करेंगे ना। इस तरह कंपनी भी ऐसे करती हैं। अगर एक बिजनेसमैन है किसी दूसरे बिजनेसमैन को उधार देता है, वो बगैर देख के सोचे समझे उधार कभी भी नहीं देता। वो देखता है कि इसकी पोजीशन क्या है, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, क्या मुझे जल्द पे बैक कर देगा, ये ना कि मेरा पैसा डूब जाए। ठीक है, वो एक्सटर्नल यूज़र इसका ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं। उसके बाद है बॉन्ड होल्डर, फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म कैश फ्लो ऑफ द फर्म। जो बॉन्ड होल्डर होते हैं, जो कंपनी जो है फाइनेंस इकट्ठा करती हैं बॉन्ड्स इशू करके, ठीक है, उन्होंने क्या देखना होता है कि कंपनी के पास इनफ रिसोर्स है, इनफ कैश है, लिक्विडिटी पोजीशन ठीक है, कि लॉन्ग टर्म में जो है हमें कैश पे बैक कर सकें। उन्होंने जस्ट शॉर्ट टर्म तो नहीं देखना, उन्होंने ये भी देखना है लंबे अरसे के लिए उनका जो है प्रोसीजर क्या जा रहा है। उसके बाद शेयर होल्डर होते हैं। अब शेयर होल्डर भी एक्सटर्नल यूज़र में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल जो है इनके एक्सेस नहीं होती कि प्रॉफिट क्या जा रही है, कॉस्टिंग क्या जा रही है, लॉस क्या जा रहा है, जो एक्चुअल इंटरनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है उसको ये नहीं देख सकते। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखना होता है, इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द फर्म देखनी होती है। ये एनालिसिस क्यों करते हैं, इन्होंने देखना है कि एक तो उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो क्या मिल रही है, उसके साथ लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखेंगे, लंबे अरसे के लिए क्या अगर इसके साथ स्टिक रहते हैं तो उनके लिए बेनिफिट होगा कि नुकसानदेह होगा। ठीक है, कि ये ना हो कि आने वाले सालों में प्रॉफिट की रेशियो भी कम हो जाए या बैंकरप्ट की तरफ चली जाए। ठीक है, तो इसके अलावा और आपकी गवर्नमेंट हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करना होता है, गवर्नमेंट ने टैक्स लेने होते हैं, वो भी एनालिसिस कर सकती है, ऑडिटिंग कर सकती है ना, वो भी कर सकती है। आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है। उसके अलावा और भी वो लोग जो एक्सटर्नल हैं, कंपनी के इंटरनल नहीं है, वो इसको एनालाइज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। शेयर होल्डर रिगार्डिंग, अगर मैंने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं उसकी सारी चीज़ें चेक करूँगा, पिछले सालों का प्रॉफिट क्या है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, उसकी करंट रेशियो क्या है, बाकी चीज़ें चेक करने के बाद फिर इन्वेस्ट करूँगा। मैं बगैर सोचे समझे उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हैं इंटरनल यूज़र। अब जो हम ये स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं इसका इंटरनल यूजेस क्या होता है, इंटरनल क्या एस्पेक्ट होता है। हमने एक्सटर्नल तो देख लिया पहले किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, अब इंटरनली में क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं प्लान, फोकस ऑन असेसिंग
द करंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल फर्म अपॉर्चुनिटीज़। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे करंट जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास बजट कितना है, फाइनेंस कितना है, हम एक न्यू प्रोजेक्ट तो लगाने जा रहे हैं, कैन वी हैव इनफ रिसोर्स टू फाइनेंस दैट प्रोजेक्ट और नॉट। इसके लिए हम अपनी करंट सिचुएशन को देखेंगे। उसके साथ वो कहते हैं इवैल्यूएटिंग द पोटेंशियल फर्म अपॉर्चुनिटीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, गैप है, उसको आइडेंटिफाई किया आपने, अगर क्विक रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आप लैग बिहाइंड रह जाएंगे। इसके लिए अपॉर्चुनिटी के लिए आपको प्लान आउट करना पड़ता है। वो प्लान आउट कैसे करते हैं, अगर आपके पास अपने स्टेटमेंट एनालिसिस होंगे, आपको पता होगा हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप फिर अपना प्लान आउट करेंगे। उसके बाद दूसरा है कंट्रोल, फोकस ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर वेरियस एसेट एंड एसेट एफिशिएंसी। अब कंट्रोलिंग भी करना है, आपने देखना है कि आप एसेट जो हैं उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, आपने कंट्रोल करना है कहाँ से हमारी एफिशिएंसी वीक जा रही है, हमारी इफेक्टिवनेस प्रॉपर नहीं आ रही, हम उसको हमने चेक करना है। एसेट एफिशिएंसी हमने देखनी है कि हम क्या अपने एसेट्स को ऑप्टिमल यूज़ करें नहीं करें, हम जो हमारी जो कैपेसिटी है हम उससे कितना लो हैं, हम उससे मैक्सिमम यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे, वो हम सारा अपना कंट्रोल में देखेंगे। ये भी हमें कहाँ से पता चलता है, स्टेटमेंट एनालिसिस से हमें पता चलता है। उसके बाद है अंडरस्टैंड करना है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ सप्लायर ऑफ फंड्स एनालाइज द फर्म। अब उसके अंदर ये देखना है कि हमने अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल है या जिन्होंने हमें फाइनेंस प्रोवाइड किया हम उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमने अंडरस्टैंड करा कि उसको हम जो है किस तरह से यूटिलाइज करके हम उससे जो है आउटपुट ले रहे हैं। अब इसमें जो हमारी बेसिकली जो है हमारी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बेसिकली हमारी सबसे पहले इसमें क्या होती है, हमारी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट क्या होती है, ऑन अ स्पेसिफिक टाइम, हम बैलेंस शीट में क्या चीज़ लिखते हैं, एज ऑन लिखते हैं ना, एज ऑन 31 दिसंबर स्पोर्ट्स 2019 है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, बैलेंस शीट बेसिकली क्या होती है, आपको बताती है कि आपके पास एसेट कितने हैं, आपकी लायबिलिटीज कितनी है, आपकी ऑनर इक्विटी कितनी है, ठीक है। अ समरी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ गिवन डेट दैट शोज टोटल एसेट लायबिलिटीज एंड प्लस ऑनर इक्विटी, ठीक है। अब कि आपके पास ऑन अ स्पेसिफिक डेट के 31 दिसंबर को, इनकम स्टेटमेंट आपकी पूरे साल की होती है, एक फिक्स टर्नओवर की होती है, बैलेंस शीट आपकी फिक्स ऑन डेट होती है, मतलब 31 दिसंबर है तो इसका मतलब है 31 दिसंबर को आपके पास एसेट कितने थे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, आपने किन लोगों को पे करना था, किन लोगों से आपने पैसे लेने थे, आपकी ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, ये सारी चीज़ें कहाँ पे डिस्कस होंगी, बैलेंस शीट में। ये आपको आपकी कहते हैं चादर देके पाँव फैलाना चाहिए, एक्चुअली आपको आपकी चादर बता रही होगी ये वाली कि आपके पास पैसा कितना है, आपके पास एसेट कितने हैं, फिक्स एसेट कितने हैं, जो है करंट एसेट कितने हैं, नॉन करंट एसेट कितने हैं, आपकी करंट लायबिलिटीज़ कितनी हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, आपकी ऑनर इक्विटी कितनी है, सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलेंगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है, बैलेंस शीट से मिलेंगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, सिंपली फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इट टेल्स यू अबाउट हाउ मच यू अर्न एंड हाउ मच यू सर्व। अब a summary of a firm revenues and expenses over a specified period ending with net income or loss for the period। अब इसमें क्या होता है, आप बेसिकली जो चीज़ें देखते हैं, आपने एक रेवेन्यू देखनी है कि आपने एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, एक साल के दौरान आपने रेवेन्यूज़ कहाँ से हासिल की, कितनी हासिल की हैं। उसके बाद आपने इन रेवेन्यूज़ को कमाने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू बियर द एक्सपेंसेस, आपने एक्सपेंसेस कितने लगाए हैं, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एज ऑन सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और ये एट द एंड, इन दोनों के एंड पे क्या होगा, हम आपको या तो लॉस होगा या आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आपके जो रेवेन्यूज हैं वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा हैं, देन यू विल अर्न द प्रॉफिट। अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, रेवेन्यूज कम है, तो आप लॉस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको बेसिक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बताती है कि आपने रेवेन्यूज कितने कमाए हैं, उसके अगेंस्ट आपने एक्सपेंसेस कितने लगाए हैं, और आपने एट द एंड ऑफ द पीरियड आपने प्रॉफिट कमाया है या लॉस आपने अर्न किया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो है हमारे पास बैलेंस शीट आ गई, जो हम करेंगे वो वैन हॉर्निक की बुक को फॉलो करेंगे। उसके मुताबिक जो बुक एग्जांपल है वो बास्केट वॉन्डर BW के नाम से है, उसके मुताबिक हम एक एनालिसिस करेंगे इस कंपनी पे।
अब उसमें ये चीज़ें बता रहे हैं कि बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्रीज है, प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्यूमुलेटेड टैक्स प्री, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी क्या करंट एसेट हैं आपकी। उसके बाद नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट आपके आगे हैं, फिक्स एसेट, उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस की है, फिर इन्वेस्टमेंट है, अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, ठीक है। डिटेल साथ साथ इनकी मेंशन है। वैसे भी ये आपको आइडिया, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में इस डिटेल में इनको किया है कि ये क्या चीज़ें होती हैं आपकी। उसके बाद है बास्केट बॉन्डर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज, नोट पेएबल, अक्यूमुलेटेड पेएबल है, अकाउंट पेएबल है सॉरी, उसके बाद अक्रूड टैक्सेस हैं, अदर अक्रूड लाइबिलिटीज हैं, फिर करंट लाइबिलिटीज का टोटल, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म डेट, उसके बाद शेयर होल्डर इक्विटी या ऑनर इक्विटी का पोर्शन हमारा आ जाएगा, कॉमन स्टॉक, एडिशनल पेड इन कैपिटल, रिटेन अर्निंग एंड सो ऑन। मतलब हमारे पास ये एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की हमारे पास टोटल ग्रिप आ गई इसके अंदर कि हमारे पास एसेट कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, हमारी ऑनर इक्विटी कितनी है। अब हमारे पास तीसरे नंबर पे है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट फ्रॉम द नेट सेल्स। नेट सेल्स होगी आपकी सर्विस रेवेन्यू होगी, आपकी सेल्स रेवेन्यू होगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा, अगर हमारा सर्विसेज का बिजनेस है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो उसमें नहीं होगी, डायरेक्टली हम जो है एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसके बाद लेस करने का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा EBIT, जिसे कहते हैं हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें फिर हम टैक्स रेट अप्लाई करके टैक्स माइनस करेंगे या सो ऑन, हमारे पास जो बचेगा वो उसे कहते हैं EAT, सॉरी EAT कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इसे आप जो आपने नॉर्मली सुना होगा नेट इनकम कहते हैं, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास होगी दो हैं बेसिकली जो टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है रिटेन अर्निंग अकाउंट होता है या स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये क्या होता है, इसमें होता है जो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी, ठीक है। मतलब जो पिछले सालों का प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया शेयर होल्डर में वो हमारे पास रिटेन अर्निंग में पड़ा होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसे कैलकुलेट, बल्कि अभी बताता हूँ मैं आपको। रिटेन अर्निंग सबसे पहले ओपनिंग इसका होता है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग, ये हम फाइंड कैसे करते हैं। ओपनिंग रिटेन अर्निंग मतलब पिछले सालों का जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस हमारे पास बचा है वो होगा, इसमें फिर हम ऐड करेंगे आपकी जो नेट इनकम है वो ऐड करेंगे, लेस अगर आपका लॉस हुआ तो नेट लॉस को माइनस किया जाएगा। उसके बाद फिर इसमें डिविडेंड को माइनस करेंगे और जो आपके पास बचेगा एंड पे वो आपका क्या होगा, रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस होगा, ठीक है। मतलब इसमें हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, जितना हमने डिविडेंड दे दिया वो डिविडेंड माइनस करते हैं, बाकी हमारे पास अर्निंग बच जाता है कि हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, वो पोर्शन जो हमने शेयर होल्डर में डिवाइड नहीं किया। अब उसके बाद हमारे पास है फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसका फ्रेमवर्क क्या है, सबसे पहले एनालिसिस ऑफ द फंड्स नीड ऑफ द फर्म। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंड्स देखते हैं हमें फर्म को कहाँ कहाँ से नीड है, कब कब उनकी ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले है ट्रेंड एंड सीजनल कंपोनेंट। कुछ हमारा होता है ट्रेंड एंड सीजनल एनालिसिस, हम देखते हैं जैसे आजकल क्या गंदम की कटाई का सीज़न है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि गंदम की कटाई के सीज़न में इसकी जो डिमांड बढ़ जाएगी, अब जो आपकी गला मंडी है वहाँ पे जो है कैश का टर्नओवर बढ़ जाएगा, सीजनल फैक्टर वहाँ पे शामिल हो जाएगा। उसमें हाउ मच फंडिंग विल बी रिक्वायर्ड इन फ्यूचर, इज देयर अ सीजन कंपोनेंट। अब इससे पहले वो क्या करेंगे, वो ये देखेंगे कि उनको कितना फाइनेंस चाहिए। एक सीज़न गंदम का आ गया, आरटीओ ने क्या करनी है, गंदम परचेज करनी है, उसके लिए उनको फाइनेंस चाहिए। वो ये देखेंगे जो आने वाला हमारा ये सीज़न स्टार्ट हो गया है इसमें उन्हें फाइनेंस कितना चाहिए, ठीक है। अगर तो सीज़न नहीं है तो वो नॉर्मली उनको फाइनेंस चाहिए होगा, अगर सीज़न आ रहा है तो उसका मतलब उनको ज़्यादा क्वांटिटी में कैश चाहिए, तो वो भी ये एनालाइज करेंगे। उसके बाद एक्टिविटी टूल यूज़, सॉरी एनालिटिकल टूल यूज़। अब इसके लिए एनालिटिकल टूल यूज़ क्या करेंगे, सोर्स एंड यूज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड कैश बजट हम यूटिलाइज करेंगे ये चीज़ें चेक करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ स्किप कर दी है, इसके अलावा इसके साथ हमारे पास जो होता है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी हमारी होती है, ठीक है। हम इसको भी किसी हद तक चेक करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे मतलब सोर्स एंड यूज स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपको कैश कितना रिक्वायर्ड चाहिए, या जो हमने कैश बजटिंग लास्ट लेक्चर में किया था कि हमें किस टेन्योर के लिए किस मंथ के लिए कितना कैश रिक्वायर्ड है, किस में हमारे पास जो है एक्सपेंसेस ज़्यादा हमने करने हैं, पे ज़्यादा करना है, तो हम कैश बजट से हमें ये चीज़ें एनालाइज हो जाएंगी कि हमें नेक्स्ट जो है क्वार्टर में, नेक्स्ट मंथ में हमें फाइनेंस कितना रिक्वायर्ड है। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। हमने जो है प्रॉफिटेबिलिटी को भी चेक करना है कि हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो क्या जा रही है, ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर को वर्ष किससे है, प्रॉफिट से है, प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो उनके लिए तो है कंपनी अच्छी जा रही है। अब हेल्थ ऑफ अ फर्म, जो हम कंपनी की हेल्थ है, हम किस तरह से कहते हैं कि एक कंपनी जो है बड़ी अच्छी कंपनी है, हम किस बेस पे कहते हैं, हम इसी बेस पे कहते हैं ना कि उसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है तो हम कहते हैं कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट कर रही है। अगर हम कहें जी एक कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही या लॉस में जा रही है, क्या हम कभी उसे कहेंगे कि ये कंपनी अच्छी है? हम कभी भी नहीं कहेंगे, ठीक है। इसलिए जो हेल्थ ऑफ फर्म हम किस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल रेशो है हमारे, हम इंडिविजुअली चेक करेंगे, उसकी उस साल की जो है फाइनेंशियल रेशो चेक करेंगे। उसके बाद ओवर टाइम मतलब पिछले सालों का ट्रेंड देखेंगे, पिछले साल में क्या था, उससे पिछले सालों में क्या रेशो था, उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। उसके साथ कम्बिनेशन करेंगे, हम किसके साथ कम्बिनेशन हम करेंगे डिफरेंट कंपनीज का, ठीक है, या हम अपने पिछले सालों का कम्बिनेशन लेंगे कि पिछले सालों में क्या ट्रेंड चल रहा है, या हम जो है किसके साथ करेंगे, कंपेटिटर के साथ करेंगे। उसके बाद इन कंपैरिजन करेंगे। हम तो सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे वो जो प्रॉफिट रेशियो आई है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो आई है, वो पहले अपने कंपेटिटर के साथ करेंगे। जैसे अब कोक वाले पेप्सी के साथ कंपेयर करेंगे, अब ये तो नहीं है कोक वाले नेस्ले के साथ कंपैरिजन करेंगे या कोक वाले बाटा के साथ कंपेयर करें, वो सेम इंडस्ट्री में अपने कंपेटिटर के साथ, डायरेक्ट कंपेटिटर के साथ कंपैरिजन करेंगे कि उनकी प्रॉफिट रेशियो क्या है, हमारी प्रॉफिट रेशियो क्या है, उन्हें आइडिया हो जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्री एवरेज, हर इंडस्ट्री की एवरेज अवेलेबल होती है कि एक इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट रेशियो है वो क्या जा रही है। हम अपनी प्रॉफिट रेशियो को इंडस्ट्री एवरेज के साथ भी कंपेयर करेंगे। इन दोनों के साथ कंपेयर करने के बाद बेसिकली जो हमारी ये चारों चीज़ें हैं, इनके साथ कंपेयर करने के बाद फाइनल हम डिसाइड करेंगे हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हम ये देखेंगे कि हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, कोई और कंपनी बेहतर है, ठीक है, या ये कंपनी जो है वो मैनिपुलेशन कर रही है, ये चीज़ भी हम देखेंगे। ये सारी की सारी जो है हमें कहाँ से मिलती हैं, ये इन रेशो से हमें कंपनी की हेल्थ मिल जाएगी कि उसकी हेल्थ क्या है, ठीक है। ये एक किस्म के जैसे हमने अपनी हेल्थ देखनी, हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, तो ये भी एक्चुअली चारों के चारों कंपनी के ब्लड टेस्ट होते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या जा रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम होने आ रहा है। कि जब हम नेक्स्ट करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा हमें ये कौन कौन से रेशो क्या क्या चीज़ें हमें बताती हैं, कौन कौन सी इंडिकेशन करती हैं। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ द बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म। हमने कंपनी के रिस्क को भी एनालाइज करना है कि कंपनी का रिस्क कितना है। हम नॉर्मली ये कहते हैं कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लेकिन हम ये भी तो नहीं कह सकते ना कि रिस्क बहुत ज़्यादा हमारी सारी की सारी जो है इन्वेस्टमेंट डूब जाए। हमने रिस्क भी देखना है उस कंपनी में कितना रिस्क एसोसिएट कर रहा है। सबसे पहले बिजनेस रिस्क क्या है, रिलेट्स टू द रिस्क इनहेरेंट इन द ऑपरेशन ऑफ द फर्म। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो उस ऑपरेशंस में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, वो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, चलिए वो तो ठीक है। जैसे सिंपल जो आपका ये आपका जो फास्ट मूवल जो होती हैं गुड्स होती हैं, कंज्यूमर गुड्स होती हैं, जैसे पेरिशेबल गुड्स जैसे कहते हैं, जैसे आपकी ये सब्जियां हमारा फ्रूट हो गए। अब इसके लिए रिस्क क्या है, अगर ज़्यादा देर तक पड़े रहेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, ये इनहेरिटेड इसमें रिस्क है। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें होगी वो हम चेक करेंगे वो क्या क्या इसमें एसोसिएट कर रहा है, कहाँ कहाँ पे हमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है, वॉलेटिलिटी इन प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है। उसके बाद वॉलेटिलिटी इन कॉस्ट, आपकी कॉस्ट में प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है किसी फैक्टर की वजह से, वो हम देखेंगे। प्रॉक्सिमिटी टू ब्रेक इवन पॉइंट, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का हम देखेंगे कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे है। अब ब्रेक इवन होता क्या है आपका, ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहां पे आपकी सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट हो जाए, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की जो सिचुएशन है, नो प्रॉफिट नो लॉस, वो आपकी ब्रेक इवन कहलाती है, ठीक है। मतलब कि अगर आप सपोज करें आपकी सेल प्राइस 10 है तो उसकी कॉस्ट अगर 10 है तो आप ब्रेक इवन पे हैं। मतलब आप ये कहते हैं कि भाई पल्लियों तो नहीं पै रहा ना कुछ, मतलब प्रॉफिट भी नहीं हो रहा लॉस भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब वो चेक करेंगे कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, हम कितना सर्वाइव कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो
तो ये भी हमारा रिस्क का फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होता है कि हमारी फर्म में, हमारे बिजनेस में कितना रिस्क का फैक्टर इन्वॉल्व है। उसके बाद है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड ऑफ द फर्म। हम इन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमें कंपनी को, फर्म को फाइनेंसिंग क्यों चाहिए, फाइनेंस कब कब चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, ठीक है। अब आप फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट कंसीडर ऑल थ्री जॉइंटली व्हेन डिटरमाइनिंग द फाइनेंसिंग नीड ऑफ द फर्म। अब जब फाइनेंशियल मैनेजर ने डिसीजन मेकिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, वो तीनों चीज़ों को एनालाइज जरूर करेगा, अंडर कंसिडरेशन जरूर रखेगा, उनके बारे में जरूर सोचेगा कि फंड नीड्स ऑफ द फर्म, उसका एनालिसिस करेगा पहले। उसके बाद क्या देखेगा, प्रॉफिटेबिलिटी की कंडीशन क्या है कंपनी की, वो एनालाइज करने के बाद बिजनेस का जो रिस्क है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग भी फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा कि उसको कितना फाइनेंस चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को कंसीडर करके अगर वो कोई प्लानिंग करेगा तो उसको लॉसेस के चांसेस, फेलियर के चांसेस कम हो गए। अगर इनको इग्नोर करेगा तो माइट बी पॉसिबल उसे शायद उस कंपनी से हाथ धोना पड़ सके, जो कंपनी बैंकक्रप्ट हो सकती है। अब उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, निगोशिएशन विद सप्लायर ऑफ द कैपिटल। जो सप्लायर ऑफ कैपिटल कौन होता है, जैसे जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, वो सप्लायर कराते हैं, जैसे बैंक से आपके। अब बैंक ने चीज़ें तो देखनी है ना कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसका रिस्क फैक्टर क्या है, उसका फाइनेंस क्यों चाहिए, क्या वो वापस कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो फिर डिसाइड करेगा कि उसने कंपनी को फाइनेंस देना कि नहीं देना। मैंने एक एग्जांपल दी थी पहले, आप अपने क्लास वालों को पैसे देते हैं ना, आप पहले सोचते ज़रूर हैं यार ये बंदा, इसने पहले आमिर से भी पैसे लिए थे, उसके बाद इसने जो है अली से भी पैसे लिए थे, लेकिन दोनों को वापस नहीं किए। फिर आप कहेंगे भाई लाउदा मेरे पैसे भी ना पा जाएगा। फिर क्या करना है आपने, इस चीज़ को एनालाइज करना है, आपने निगोशिएशन करनी कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे क्या सिक्योरिटी है कि मुझे पैसे वापस मिलेंगे। या आप एनालाइज करने के बाद आप कहते हैं नहीं इनके को मैंने पैसे नहीं लग रहे, आप कहेंगे जी यार मेरे को तो पैसे नहीं, मैं तो बटुआ घर बोला है। जैसे नॉर्मली हम एक्सक्यूज़ करते हैं ना, आप बहाना लगाएंगे, उसका फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर आपको पता है जी कि वो वेल साउंड बंदा है, वो आपको पैसे वापस कर देगा, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसके आपको पैसे वापस ना मिलें, तो आप उसे ईजिली उसे फाइनेंस प्रोवाइड कर देंगे। तो जो सप्लायर ऑफ कैपिटल वो भी ये चीज़ें चेक करते हैं कि जो उनका पैसा है वो डूबेगा तो नहीं, तो इस चीज़ के लिए वो भी सारे एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हमारे पास है फाइनेंशियल रेशो जो है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि फाइनेंशियल रेशो हमारी कौन कौन सी होती हैं और हम इसको किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। इसमें कोई इशू हो, कोई मसला मसाइल हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। बेसिकली हमने किया क्या है, हमने देखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टाइप्स कौन सी होती हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और किसी हद तक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी कंसीडर की जाती है। उस पर हमने देखा है कि जो फाइनेंसिंग एनालिसिस हैं वो हम क्यों करते हैं, हमें एक देखना होता है हमें फाइनेंस कितना चाहिए, ठीक है, फाइनेंस कब चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, ये हम देखते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखना होता है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो क्या है, हम फाइनेंस लेने जा रहे हैं, क्या कैन वी पे बैक और नॉट, हमने उसे वापस भी करना है, हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर करेंगे। उसके बाद फिर हम रिस्क फैक्टर देखेंगे। ये हम तीनों फैक्टर जो है हम खुद भी एनालाइज करेंगे जब हमने, या जो फाइनेंस मैनेजर है उसने चीज़ों को इन्वेस्ट करना है, उसने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, वो खुद भी एनालाइज करेगा। जो आपके एक्सटर्नल यूज़र या आपके इंटरनल यूज़र हैं वो भी इन तीनों चीज़ों को इवेल्युएट करेंगी आपको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए या आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर सपोज करें मैंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं ये तीनों चीज़ों चेक करूँगा, उसकी जो है रिस्क फैक्टर वो देखूंगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वो देखूंगा, फाइनेंसिंग का पैटर्न देखूंगा, उसके बाद फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा। अगर मुझे वो लगेगी कि ये मुझे अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, रिस्क का फैक्टर भी किसी हद तक नहीं है, अगर है भी तो वो मैनेज हो सकता है, उसके साथ जो है वो मुझे पे बैक भी कर देगी, बैंकरप्सी का भी इशू नहीं है, तो उसके बाद फिर मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्सेप्ट करूँगा ऐसा, ठीक है। चलिए जी, आज का टॉपिक हमारा यहाँ होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।